Welcome back, students, to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. In this video, we're going to talk about Modhera Sun Temple. Modhera Sun Temple is in news. अगर हम इसका context देखें तो recently our Prime Minister of India he witnessed the 3D light and sound show which explained the importance of this Sun Temple, centuries old Sun Temple, which was built during Chalukya dynasty. अब इस न्यूज़ से हमारे पास कुछ चीज़ें निकल के आती हैं. एक तो ये सन टेम्पल जो है मोधेरा सन टेम्पल वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एंड व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मोधेरा सन टेम्पल ड्यूरिंग चालुक्य डायनेस्टी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इसे हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हैं, एंशंट हिस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं. आई विल शेयर अ क्वेश्चन विद यू एज वेल कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑन द सेम पैटर्न एंड हाउ दिस मोढेरा सन टेम्पल ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस योर मेंस पर्सपेक्टिव से भी आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट बनता है. सो इट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहले यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं. यू कैन सी दी सन टेम्पल विच इज़ एट मोधेरा. यहाँ पे ये 3D लाइट एंड साउंड शो हुआ था जो कि प्राइम मिनिस्टर ने विटनेस किया. नाउ लेट्स फॉलो सम डिटेल्स अबाउट इट जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले चीज़, ये जो सन टेम्पल है दिस वाज बिल्ट इन 1026 CE and this was basically during the reign of Bhim I of Solanki dynasty. सोलंकी डायनेस्टी के दौरान इसकी फॉर्मेशन होती है. एंड इस टाइम पे किसका राज चल रहा था? भीमा वन द फर्स्ट. एंड दिस सन टेम्पल एट मोधेरा, दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट. इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है. नाउ ये जो टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, इट्स अ वेरी बिग टेम्पल. इसे 3 कंपोनेंट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ गूढ़ा मंडपा, देन इज़ Shabha Mandapa, and then is Kunda. Kund is reservoir. As the name suggests, यहाँ पे reservoir है, पानी से भरा हुआ कुंड होता है. Then जो आपका साभा मंडपा है, सभा, ठीक है, it is assembly house. And जो गुढ़ा मंडपा है ये श्राइन हॉल है. तो 3 कंपोनेंट्स में गुढ़ा मंडपा, सभा मंडपा एंड कुंड, ठीक है, इन 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. नाउ दिस टेम्पल इज ऑल्सो सस्पेक्टेड टू बी हैव बिल्ट टू कमोमोरेट द डिफेंस ऑफ मोढेरा बाय भीम वन अगेंस्ट द महमूद ऑफ गजनी. ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये माना जाता है कि सन टेम्पल को अपनी डिफेंस कमोमोरेट करने के लिए मोढेरा को डिफेंड किया गया बाय भीम वन अगेंस्ट द महमूद ऑफ गजनी. एंड ये जो टेम्पल है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जो बिल्ड देखें, सो दैट इज़ इन अ मारू गुरजारा स्टाइल. इसे सोलंकी स्टाइल भी बोल देते हैं. अब देखो अक्सर ना टेम्पल के स्टाइल के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम पढ़ते भी हैं इसके बारे में. तो मोधेरा क्योंकि न्यूज़ में है तो याद रखेंगे कि जो मोधेरा का टेम्पल है ये मारू गुरजारा स्टाइल में बना हुआ है जिसे सोलंकी स्टाइल भी कहते हैं. तो स्पेशली अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आप इसका टेम्पल देखेंगे, जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी कार्व्ड होता है. एंड इट हैज़ वेरी मैग्निफिसेंटली स्कल्प्टेड कुंड जहाँ पे बिल्कुल आर्ट ऑफ मेजनरी जो है वो यहाँ पे एज अ ज्वेल रखी जाती है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द मेसन, सो विच इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मेसॉन, स्टोन्स, ब्रिक्स, टाइल्स, इन सब चीज़ों को ड्राई मेजनरी यहाँ पे अप्लाई की गई है जो कि सोलंकी पीरियड का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बिकॉज ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज दिस वॉज द गोल्डन एज ऑफ गुजरात. सोलंकी जो आपका जो पीरियड चल रहा था दिस वॉज द गोल्डन एज ऑफ गुजरात. तो उस टाइम पे ये ब्यूटिफुली कार्व टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बहुत ही स्कल्प्टेड कुंड जहाँ पे ज्वेल्स प्रेजेंट हैं इन द आर्ट ऑफ मेजनरी. सो दैट इज़ अ वेरी टिपिकल कैचिंग आई काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर हेयर.
देन देर इज़ वन मोर थिंग, यहाँ पे हमारे पास मोधेश्वरी माता टेम्पल भी है। ये जो मोधेश्वरी माता टेम्पल है ये बिल्कुल ये सन टेम्पल के बिल्कुल पास में ही है। एंड दिस इज़ दिस इज़ अ काइंड ऑफ ओरिजिनल प्लेस ऑफ वर्शिप। एंड यहाँ पे स्टेप वेल है, स्टेप वेल के नीचे ये सिचुएटेड है। एंड दिस टेम्पल इज़ वेरी फेमस अमंग द मोद क्लान ऑफ गुजरात, बिकॉज़ यहाँ पे मोद क्लान के लिए जो गॉडेस मुदेश्वरी है, मुदेश्वरी माता हैं, उन्हें मोद क्लान की डेटी माना जाता है, माता माना जाता है, इसलिए वो काफ़ी फेमस है उनके अंदर। गॉडेस मुदेश्वरी इज़ बिलीव टू बी द फॉर्म ऑफ गॉडेस पार्वती, and it is believed that she has 18 arms and each arm carries weapon to protect the clan from danger। तो यहाँ पे मंदिर भी है। इसके अलावा अब देखिए इंडिया में आपको और भी सन टेम्पल्स मिल जाएंगे, अलग अलग लोकेशंस पे सन टेम्पल्स हैं, जैसे कि दिस इज सन टेम्पल एट कोणार्क विच इज़ इन उड़ीसा। फिर मार्टांड का सन टेम्पल भी है विच इज़ इन कश्मीर, योर कतरमाल सन टेम्पल इन उत्तराखंड। देन दक्षिणार्का टेम्पल इज़ इन गया बिहार। देन ब्रह्मण्य टेम्पल मध्य प्रदेश, सूर्य प्रहार टेम्पल आसाम, सूर्यन और कोविल टेम्पल इट इज़ इन कुंभकोणम इन तमिलनाडु, सूर्य नारायणा टेम्पल इट इज़ इन अरसाला वाली इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो और भी सन टेम्पल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। आज हमने जिस सन टेम्पल के बारे में पढ़ा है दैट इज़ मोधेरा सन टेम्पल। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे हमने कुछ कुछ बातें की, जैसे ये देखो टेम्पल न्यूज़ में था, लेकिन इस टेम्पल की न्यूज़ फॉलो करते करते हमने भीम वन के बारे में जाना एंड वी न्यू दैट ही वाज दी अंडर सोलंकी डायनेस्टी। तो अब देखें कि इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सी दिस इज़ द क्वेश्चन आस्क्ड लास्ट ईयर, ये लास्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यू कैन सी किंग का नाम दिया गया है और साथ में डायनेस्टी दी गई है, डायनेस्टी पूछी गई है और उनको बोला गया बताओ कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो इनके बारे में तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, लेकिन साथ ही में अब देखो अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए भीम वन और यहाँ पे लिखा आ जाए सोलंकी डायनेस्टी, तो ये भी हमें पता चल गया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि करेक्ट ऑर्डर में लगाओ। तो इसीलिए अब ये जो कॉन्टेक्स्ट आया है, जो मोधेरा सन टेम्पल के बारे में हमने पढ़ा है, भीम वन, सोलंकी डायनेस्टी, इनको भी एक बार ख्याल रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट, सो दैट वाज अबाउट इट। एंड आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। वी गोना टॉक अबाउट यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। नाउ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भी न्यूज़ में रही हैं, स्पेशली बिकॉज यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के जो चीफ हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो ट्रूप हैं और जो पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं, दे नीड टू बी वेरी मच इन द लूप and they're involved in the process of making decisions on peacekeeping, and this have been making a lot of efforts to improve the geographical diversity of nation and to provide them forces। तो यहाँ से क्योंकि ये स्टेटमेंट आई थी पेपर में और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं क्या, ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। ना सबसे पहले यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस 1948 में डिप्लॉय की गई थी। इट वॉज व्हेन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दे ऑथराइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स टू मिडल ईस्ट। उस टाइम पे पहली बार यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 is the consent of the parties। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को या फिर जो यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, इनको डिप्लॉय किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ द मेन पार्टी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट की पार्टी से कंसेंट लेने के बाद यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस की जो फोर्सेस उनको डिप्लॉय किया जाता है। एंड दिस रिक्वायर्स अ कमिटमेंट बाय द पार्टी टू द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो पहली चीज़, इट विल वर्क, इट विल बी डिप्लॉयड ऑन द कंसेंट ऑफ द पार्टी। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस चली जाएंगी। सेकेंडली इज इम्पार्शियलिटी। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स दे शुड बी इम्पार्शियल व्हेन दे डीलिंग विद द पार्टीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दे शुड बी इम्पार्शियल। दे आर नॉट न्यूट्रल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर मैंडेट।
but they have to maintain impartiality when they're dealing with them. And then non-use of force except in case of self-defense and defense, that is the mandate. तब तक फोर्स यूज़ नहीं करेंगे जब तक सेल्फ डिफेंस या फिर डिफेंस की बात नहीं आ जाती है, ठीक है। एक चीज़ और नोट करेंगे यहाँ पे, वी से दैट कि जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं, दे आर नॉट एन एनफोर्समेंट टूल, लेकिन फिर भी यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस को यूज़ किया जाता है एज फोर्स एट अ वेरी टेक्निकल लेवल। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली इफ़ द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज आर एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस और डिफेंस ऑफ द मैंडेट, तभी जो है वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज फोर्स यूज़ कर सकती हैं। अब हमारी जो यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं, they kind of bring together the General Assembly, along with this the Security Council of UN, the Secretariat, troops, police, all together they contribute and they host, towards to host the combined efforts so that they can maintain international peace and security. Their name suggests peacekeeping forces. So their main effort is to maintain that internationally we have peace and security. UN Security Council, it will determine कि कब और कहाँ पे UN peacekeeping operation deploy करना है, तो वो वाली पावर किसके पास चली जाती है? Security Council के पास। So किस तरह से UN peacekeeping forces को डिप्लॉय किया जाएगा? सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल इस्टेब्लिश करती है कि कहीं पे भी पीस कीपिंग ऑपरेशन लगेगा तो उससे पहले सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन होती है। इस रेजोल्यूशन में मिशन का मैंडेट क्या है, मिशन का साइज़ क्या है, इन सब को दिखाते हुए इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाएगा। इसके अडॉप्ट करने के बाद ही जो पीस ऑपरेशन है उसे इस्टेब्लिश किया जाता है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, दे कैन वोट टू एक्सटेंड, to amend it and to end the mission as well. जब भी उनको लगे कि भाई इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा, मिशन को एंड करना पड़ेगा, they can vote for that. Currently on the 3 continents हमारे पास मेनली 12 पीस कीपिंग मिशंस जो हैं वो चल रहे हैं। एक तो मतलब हुए हैं, एक तो आपका ये है सेंट्रल अमेरिकन रीजन है, वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन कंप्लीट हो चुका है, करीबियन आइलैंड में है, अफ्रीका में है और एशिया में है। सो ये 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे पीस कीपिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये आ जाता है, वी हैव यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. This was deployed in Jammu and Kashmir. And इसका एम है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 24 जैन 1949 को जो सीज़ फायर हुई थी उसे सुपरवाइज किया जाए। टू सुपरवाइज दिस सीज़ फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वी हैव यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, that is supplemented by personnel from member nations on a volunteer basis. Volunteer basis के ऊपर हमारे पास UN peacekeeping forces को supplement किया जाता है। Fine. Another thing that we should know about is Department of Peace Operations, DPO, Department of Peace Operation. ये बेसिकली पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड, कहीं पे भी अगर ऑपरेशन चल रहा है तो। एंड दे ऑल्सो मेंटेन कॉन्टैक्ट विद सिक्योरिटी काउंसिल्स, द ट्रूप एंड द फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इट। इसी के साथ साथ जो पार्टीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके साथ भी ये कॉन्टैक्ट में रहते हैं एंड देयरफॉर दे आर एबल कि जो भी सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट है वो फुल्ली इम्प्लीमेंट हो पाए। So, इस तरीके से यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस फंक्शन करते हैं। एक और सबसे बड़ी जो कमिटमेंट यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की है, दैट इज विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी। ये चीज़ याद रखिए, विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी, दीज आर द की कमिटमेंट्स ऑफ एक्शन फॉर पीस कीपिंग इनिशिएटिव। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स अगर हम और देखें, लास्टली हमारे पास आता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325। दिस वाज ensuing the resolutions
और एक्शन फॉर पीस कीपिंग डिक्लेरेशन फॉर ऑफ शेयर्ड कमिटमेंट। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया फॉर एक्सपैंडिंग इट्स रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन द ऑपरेशन। तो इसमें इट इंक्लूड्स यूनिफॉर्म्ड विमेन पीस कीपर्स एज वेल। तो ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 है, इसमें विमेन की कंट्रीब्यूशन, विमेन का जो रोल है उसे एक्सपैंड करने की बात की गई है, जो भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं अलॉन्ग विद यूनिफॉर्म्ड विमेन पीस कीपर्स। देन वी ऑल्सो हैव एक्शन फॉर पीस कीपिंग इनिशिएटिव। इसमें ये 3 चीज़ें कौन कौन सी, विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी, दीज एजेंडाज आर वेरी क्रिटिकल टू एनहांस द पीस कीपिंग ऑपरेशन परफॉर्मेंस। इसमें विमेन की फुल पार्टिसिपेशन आती है व्हेन इट कम्स टू द पीस प्रोसेस एंड इट मेक्स पीस कीपिंग मोर जेंडर रिस्पॉन्सिव when the women are responding to it. It will be done when you're increasing the number of civilian women who are participating and also the number of uniformed women which are participating in the peacekeeping operations at all the level. एंड इसीलिए जो एक्शन फॉर पीस कीपिंग इनिशिएटिव है ये 152 मेंबर्स ने साइन किया हुआ है एंड it comes within commitment also, the champion implementation of this as well, जिसे WPS commitment कह देते हैं, in which बांग्लादेश, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूके, ये सब इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ओके। अब अगला जो हमारा करंट अफेयर है ये मेनली करंट अफेयर परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। Here we're going to talk about the Nobel Prize in Economics. तो हम सब कुछ कवर करते हुए आ रहे हैं, पहले बायोलॉजी में देख लिया, केमिस्ट्री में देख लिया, फिर हमने कल की हमारी वीडियो में पीस प्राइज़ की बात कर ली और आज हमारे पास आता है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो ये जो हम 3-4 दिनों से जो नोबेल प्राइजेस कवर कर रहे हैं, एज आई सेड इन द अर्लियर वीडियोज़ एज वेल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर बेसिकली योर जो आपके प्रीलिम्स में करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो इस साल फॉर द ईयर 2022 जो आपका नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स है, दिस हैज़ गॉन टू बेन बेर्नाके, डुगलस डायमंड एंड फिलिप डायविग. Basically, they have researched on how banks function. So their research was about how banks function, and the foundation of this research, laid by them in early 1980s. तो इसके बारे में और जानते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे मॉडर्न बैंकिंग को लेकर रिसर्च की गई और वहाँ पे देखा गया कि बैंक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, बैंक्स की वल्नरेबिलिटी क्या है, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए उस टाइम पे इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए बैंक्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं. सो दे आर एनालाइज्ड और उनकी एनालिसिस बहुत ही प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस के साथ की गई है कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या रोल होगा, फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेशन में क्या रोल होगा, एंड हाउ द बैंक्स विल डील विद इन सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. एंड हियर their insights, they have played a very important role in ensuring कि अगर हम कोविड पैंडमिक की बात करें तो इस क्राइसिस में it did not develop into a new depression. हालांकि this entire COVID-19 pandemic was devastating for the society, it has a devastating consequence on the economy as well, but the studies that were done, that was very important to ensure that कि इस तरह के क्राइसिस से कोई एक नई डिप्रेशन ना आ जाए in the economic growth. एक एक करके बात करते हैं. यहाँ पे बेनेस बर्नाके की बात करें, सो ही बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट हाउ फेलिंग बैंक्स प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द ग्लोबल डिप्रेशन ऑफ 1930s. 1930s में भी जब ग्लोबल डिप्रेशन आती है तो उस टाइम पे फेलिंग बैंक्स का क्या रोल था. सो बेसिकली अगर कोई बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होता है तो इट एक्सप्लेन्स वाई दैट डाउन टर्न वॉज नॉट ओनली वॉज डीप बट इट वॉज ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग. तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है ऑफ अ फेलिंग बैंक कि एक डाउन टर्न तो था ही था, उसका इम्पैक्ट काफ़ी इंटेंस था, लेकिन ऑल्सो इट वॉज लॉन्ग लास्टिंग. सो देयरफॉर इट एडेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ वेल फंक्शनिंग बैंक रेगुलेशन. बैंक रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है ताकि बैंक्स जो हैं वो फेल ना करें. जो सेवर्स हैं दे बेसिकली वॉन्ट इंस्टेंट एक्सेस टू देयर मनी. अगर कहीं पे भी कोई अनएक्सपेक्टेड आउटले है
तो जिनका वहाँ पे सेविंग अकाउंट है दे विल वांट इंस्टेंट एक्सेस। जो बिजनेसेस हैं, जो होम ओनर्स हैं, दे नीड टू नो दैट दे विल नॉट बी फोर्स टू रीपे देयर लोन्स प्रीमेच्योरली अगर किसी तरह की फेलिंग होती है तो। कि ऐसा ना हो कि हमने 10 साल का लोन लिया है लेकिन अब 2 साल के बाद बोल दो कि पहले ही दे दो, ठीक है। ये बिजनेसेस और होम ओनर्स नहीं चाहते। सो दिस क्रिएट्स अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ वॉलेटिलिटी। अब एक तरफ जो सेवर है उनको अपना मनी इंस्टेंटली चाहिए, लेकिन जो बिजनेस और होम ओनर्स हैं दे डोंट वांट टू रीपे द लोन्स प्रीमेच्योरली। सो दिस क्रिएट्स दिस प्रॉब्लम ऑफ वॉलेटिलिटी इन द बैंक्स, एंड जिसकी वजह से इनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ एनी क्राइसिस, स्पेशली इन केस ऑफ एनी शॉक, सो दैट कैन लीड टू बैंक रन। तो ताकि ऐसा ना हो, he emphasized on how important it is to have a well functioning bank regulation. Okay, then we have Douglas W. Diamond and Philip H. Dybee. So they basically, their model captured the central mechanism of banking. Now, what is a central mechanism and what are the weaknesses of the banking as well? So they basically argued that banks are nothing, they are just a natural intermediary. They are intermediaries who help to ease the liquidity. So they basically discussed that how banks need to be more careful when they are assessing the loans they give out, ताकि NPAs ना हो, how bailing out the bank in crisis might out to be, and how financial markets should be regulated to their full function. It also talks about how to channel the savings to productive investment so that there is no recurring crisis in that manner. So that is all the question that the researchers and politicians they continue to wrestle with. So the risk of financial crisis developing into long-term depression with a serious, and severe consequence for society, and which is of a great benefit to us because इससे उनकी जो study है, उनकी जो research है, that is a tremendously gonna benefit in that manner. अब वैसे भी जब हम बैंक रन की बात करते हैं तो बैंक रन कब होता है? जब दे हैव सो मेनी सेवर्स, दे आर ट्राइंग टू विड्रॉ देयर मनी एट वंस, सभी के सभी जाकर बैंक से अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो इस केस में बैंक जो है वो कोलैप्स हो जाता है. When the people they were unable to withdraw their money for a few rural banks in China earlier this year, they witnessed bank run. वहाँ पे लगातार लोगों के अंदर पैनिक फैल गया कि शायद पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एंड ऑल ऑफ देम दे वेंट टू द बैंक एंड दे स्टार्टेड टेकिंग देयर मनी आउट, एंड दैट मेड द बैंक रन. फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स लाइक एनीथिंग. तो इस तरीके से बैंक रन हो सकता है, और ये ना हो इसको स्टडी किया है इन लॉरिएट्स ने जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. हियर वी गोना टॉक अबाउट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. सो देयर वाज अ टाइगर T104. It was put down by the Forest Department of Bihar in the Valmiki Tiger Reserve. And this was done according to the protocol which was laid by NTCA, which is National Tiger Conservation Authority, for man-eater tigers. And this was done on the orders of Chief Wildlife Warden of Bihar. And this tiger, T104, was 3-year-old male, and he already had killed 10 people in that district. 4 years ago, T1 Avni, the man-eating tigress of Maharashtra, Yavatmal district in Maharashtra, had been similarly eliminated after she, mauled 13 people to death. ये न्यूज़ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं because tigers are listed under Schedule 1 of Wildlife Protection Act, जिसमें उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है. लेकिन फिर भी अगर ऐसा केस हो कि कभी टाइगर रिजर्व से, प्रोटेक्टेड एरिया से निकल के बाहर आ जाए, एंड नाउ द टाइगर इज ईटिंग मैन, ह्यूमन लाइफ इज इन डेंजर, तो ऐसे केस में NTCA की ये प्रोटोकॉल है कि ऐसे टाइगर को एलिमिनेट कर दिया जाता है. दिस टाइम दिस हैज़ बीन डन फ्रॉम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. इससे पहले ऐसे ही सेम केस महाराष्ट्र में भी हो चुका है. अब देखिए, इस न्यूज़ से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व काफ़ी पॉपअप होता है. तो एक तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए.
उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कंजर्व करता जो प्रोटेक्शन देता है टाइगर्स को, उसकी बात करेंगे। तो ये दो चीज़ों को मेनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इंडिया का 18th टाइगर रिजर्व है। स्टेट पता होना चाहिए, इट इज़ सिचुएटेड इन बिहार। बिहार की जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। लोकेशन जब आप इसकी देखते हैं तो इसके नॉर्थ में नेपाल का बॉर्डर आ जाता है एंड वेस्टर्न साइड पे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर प्रेजेंट होता है। इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वाल्मीकि नेशनल पार्क है और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है और काफ़ी वाइल्डनेस है एंड इट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ हिमालयन तेराई लैंडस्केप। इट कवर्स अ ह्यूज एरिया एंड इट इज़ दिस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व is one out of 11 level 1 tiger conservation units in the Indian subcontinent, जहाँ पे लॉन्ग टर्म टाइगर्स की जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है। दिस रिजर्व इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, जो कि इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क ने इसे रिकग्नाइज किया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को सिर्फ टाइगर से याद नहीं रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, ये भी याद रखेंगे। बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। यू हैव टाइगर्स, स्लॉथ बियर, लेपर्ड, इंडियन गौर, हैना, वाइल्ड डॉग, ब्लू बुल, लेपर्ड कैट, ऑल ऑफ दिस। गंडक रिवर इसके पास से गुजरती है और इस गंडक रिवर में डॉल्फिन और घड़ियाल प्रेजेंट हैं। फ्लोरा की बात करें तो भाबर दून साल फ्लावर है, शिवालिक साल फ्लावर है, मिक्स डिसिड्यूस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लोकेशन याद रखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज इन बिहार। अलॉन्ग विद दिस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया एज वेल। देन इफ वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास WPA एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। ये उस टाइम पे इस एक्ट आता है जब इन्वायरमेंट को लेकर ज्यूरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत पड़ती है एंड एक जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर आता है। दिस एक्ट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इट प्रोटेक्ट्स ऑल काइंड ऑफ एनिमल, चाहे एम्फीबियन हो, चाहे बर्ड हो, मैमल हो, रेप्टाइल हो, कोई प्लांट हो। It cannot be destroyed or damaged without the approval of government. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी एनिमल को, बर्ड को, प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 3, जिसमें वो कैप्चरिंग को प्रोहिबिट कर सकते हैं। दे कैन प्रोहिबिट किलिंग, सेलिंग, बाइंग, पोजेसिंग, इवन इंक्लूडिंग प्लूमेज, किसी एनिमल के फेदर्स, और टू ग्रांट लाइसेंसेज एज वेल। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, दे कैन अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एज वेल, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स एंड द ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन्स। अब देखो ये क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट कर सकता है? डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। और स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट कर सकती है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, वार्डन कौन करेगा? स्टेट। डायरेक्टर कौन करेगा? सेंटर। सिंपल। हंटिंग और पोचिंग भी प्रोहिबिटेड है अंडर दिस एक्ट। कुछ एक्सेप्शंस हैं, स्पेशल परमिशंस दी जा सकती हैं, लाइक इन केस ऑफ एनी एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च। देयर इज ऑल्सो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं। WPA में 6 शेड्यूल्स आते हैं हमारे पास। इट कवर्स बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट इवन इंक्लूड्स वर्मिन, जिनको अलाउड है, यू कैन किल देम। एंड देयर इज ऑल्सो रिकग्निशन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहना, नेशनल पार्क देना का डिजिग्नेशन देना, दैट इज ऑल्सो डन थ्रू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो, एक तो प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं डायरेक्टली, विच ऑफ द वन इज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो ये सभी टाइगर हैबिटेट्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आपका जो WPA एक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के ऊपर आया हुआ है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ऊपर आया हुआ है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के ऊपर आया हुआ है। तो इसलिए WPA भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हमारा जो बोर्ड है,
दी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वैसे भी जब आप इन्वायरमेंट की क्लासेस लगाते हैं तो दिस इज़ वन सच टॉपिक जो काफ़ी डिटेल में आप कवर करते हैं, सो दिस विल बी कवर्ड ओवर देयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने का मेन मकसद ये है कि आप लाइटली ना लीजिए जब ऐसी चीज़ें आती हैं। थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि अरे कब बना, क्या करता है, किसके अंडर है, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक एंड आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।